नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए रुख करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का। और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए करोड़ों के एमओयू को धरातल पर उतारने की धामी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पर करार हुआ है, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। पूरी देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करते हुए कहा, उत्तराखंड से बड़ी संख्या में भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या श्रद्धालु जाते हैं। ऐसे में सरकार जल्द यहां पर अतिथि गृह बनाने जा रही है और इसके लिए यूपी सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में बनने वाले अतिथि गृह के लिए राज्य की टीम ने प्रस्तावित जगह का निरीक्षण कर लिया है और इसके साइट प्लान को मुख्यमंत्री धामी ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। इस भवन के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश से 4,000 वर्ग मीटर भूमि देने का अनुरोध किया है। श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर का जल्द ही विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, तो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी चाहता है कि जो भी राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, उस अवसर पर वहाँ पर रहे। वो जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी वहाँ पर जो आयोजक गण होंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी। लेकिन हमने उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने आने वाले समय में जाएंगे, पहले से भी जाते रहे हैं। तो वहाँ पर एक लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहाँ पर होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था, वो हमको जमीन दे रहे हैं और जमीन देने के बाद हम वहाँ पर एक अच्छा अतिथि गृह वहाँ बनाएंगे। तो वहीं मसूरी में मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन होना है, जिसके लिए प्रशासन स्तर पर तैयारियां जारी हैं। और इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आयोजन से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 27 से 30 दिसंबर तक मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन होगा और जिसके लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। जो मसूरी में इस सीजन का आकर्षण का एक केंद्र होता है, उसकी एक बैठक आज मेरे द्वारा सुबह ली गई थी। क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोग्राम करने से एक निरस्ता आ जाती है और उसको इतना बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। इस बार हमने 27, 28, 29, 30 4 दिन उसके लिए तय किए हैं और हमने कोशिश की है कि जो हमारी लोकल संस्कृति है, हमारे लोकल कलाकार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। क्योंकि मैं जब बाहर प्रदेशों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ बम्बई या दिल्ली से किसी को न बुलाकर वो अपने स्थानीय कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो हमने इस बार इसको एश्योर किया है और इस बार जो मिलेट्स होगा हमारे फूड फेस्टिवल का मुख्य। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू किया है। कांग्रेस की स्थापना को इस साल 138 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस ने 18 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति से चंदा देने की अपील की है। इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने
कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के समर्थन में खड़ी है, इसलिए देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस है वो सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए और देश के खिलाफ जो साजिश रचते हैं उनके सपोर्ट के रूप में वर्तमान की कांग्रेस खड़ी होती है और पूरे देश और राज्य की जनता ने उनको नकार दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ की जरूरत पड़ रही है। 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सहयोगी संगठन पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिकों ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर बैठक की और इस मीटिंग में अग्निवीर योजनाओं, वन रैंक वन पेंशन जैसे अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन बलबीर रावत का कहना है कि भाजपा सरकार पूर्व सैनिकों के साथ छल कर रही है और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सैनिकों की ओर से मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग सही समय पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके कार्यकाल में न केवल मनुष्य मात्र का बल्कि पूर्व सैनिकों का उत्पीड़न और आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं एक रैंक एक पेंशन की बात करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए चरणबद्ध तरीके से एक रैंक एक पेंशन का समाधान चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता में आते ही जल्दबाजी में श्रेय लेने की वजह से एक रैंक एक पेंशन को आधा अधूरा ठोक कर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक हानि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्म दिवस है, तो वहीं बीजेपी इस दिन को सेवा सुशासन के रूप में मनाती है। उस दिन प्रदेश भर में मंडल और बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम होंगे और इस दौरान कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद ने कहा कि हर साल भारतीय जनता पार्टी अटल जी के जन्म दिवस को सेवा भाव के कार्यक्रम के साथ मनाती है। 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती का दिन है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष इस दिन को सेवा सुशासन दिवस के रूप में मनाने का काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और देश के वरिष्ठ हमारा राजनेता अटल जी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। तो वहीं हरिद्वार में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला सेवा योजन विभाग ने रोजगार मेला आयोजित किया और रोजगार मेले में जिले भर से आए हजारों युवाओं ने प्रतिभाग किया। सिडकुल हरिद्वार की 6 जानी मानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कई अभ्यर्थियों के इंटरव्यू पर उनका चयन किया। जिला सेवा योजना अधिकारी उत्तम कुमार ने कहा कि 180 से ज्यादा पदों के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया है। विभाग द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें योग्य युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाता है। इस तरह की जो कंपनियां हैं 6-7 कंपनियां आज प्रतिभाग कर रही हैं। बेसिकली इसमें आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए बीटेक और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है और जो महिलाएं हमारी 30 से 45 वर्ष की हैं वो पार्ट टाइम में रिलायंस निपॉन इंश्योरेंस कंपनी में पार्टिसिपेट करने के लिए या उनमें सेवायुक्त होने के लिए भाग ले सकती है। ये कुल वैकेंसी जो हमको प्राप्त हुई हैं, कल तक प्राप्त हुई थी, वो लगभग 182 प्राप्त हुई थी और रुझान तो आप देख ही रहे हैं, अच्छा है, बच्चे आए हुए हैं। बहुत सारे जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं तो काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, सकारात्मक रुझान है। प्रयास है, उस प्रयास पे हमें लग रहा है कि हम सफल हुए हैं। सर लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार वॉच करते हैं और मीटिंग करते हैं, तो उनका यही है कि हम छोटे छोटे लघु स्तर के मेले लगाते रहें और साल में 2-4 मेले वृहद स्तर पर लगें, जिससे कि छोटे छोटे प्रयास करके हम लोग अपने जो हमारे क्षेत्र के बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको सेवायुक्त कर सकें। पॉ टैक्सी योजना के रूट को लेकर हरिद्वार के व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल त्रिवेंद्र सरकार के दौरान हरिद्वार को जाम से निजात दिलाने और आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए
शहर में पॉड टैक्सी योजना प्रस्तावित की गई थी। इसके तहत सड़क के ऊपर केबल पर चलने वाली पॉड टैक्सी को सीतापुर से उत्तरी हरिद्वार तक ले जाया जाना था, जिसके बीच में कई स्टेशन भी बनाने थे। तो वहीं स्थानीय लोगों का विरोध है कि अपर रोड और मुख्य बाजारों पर सड़कें संकरी हैं। ऐसे में अगर यहां पर पॉड टैक्सी के लिए पिलर लगाए जाएंगे तो यहां पर व्यापारियों को नुकसान होगा। हमारा विरोध शुरू से है, पॉड टैक्सी का नहीं है, पॉड टैक्सी के रूट का विरोध है। आप इन्हें गंगा जी के किनारे ले जाओ, पॉड टैक्सी ले जाओ, मेट्रो ले जाओ, कोई और योजना लानी है गंगा जी के किनारे से बाहर ले जाओ। शहर के अंदर से इसका विरोध था। बनाई गई तब जो योजना बनाने वाली एजेंसी है, जो कंपनी है, उन्होंने ना तो इस विषय में स्टेक होल्डर से बात करी और ना ही लोकल जो प्रशासन है उससे बात की गई। जहाँ तक हर की पौड़ी क्षेत्र का विषय है उस पर डिटेल्ड सर्वे हो चुका है और सारी रिपोर्ट्स भी जा चुकी हैं कि यहाँ उचित नहीं है। और आज सभी व्यापार मंडलों ने आज ये यहाँ पर आपत्ति जाहिर की, कनखल का हो, ज्वालापुर का हो, कि क्योंकि अभी भी इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा संशय और शंका है कि ये अगर पॉड टैक्सी परियोजना आई तो क्राउड मैनेजमेंट में लोगों को इससे लाभ होगा। स्थानों से पॉड टैक्सी का रूट जा रहा है, उन स्थानों पे वाकई में क्या लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए, जो संशय दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए कि वो कमेटी मौके पर आके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कर ले और चेक कर ले, दिखाएं मौके में प्रैक्टिकली कि कल के दिन में अगर पॉड टैक्सी के लिए जो स्ट्रक्चर्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना है तो क्या स्थिति रहेगी। तो ये जो आप लोगों ने जो सजेशन रखा है तो उसमें सारे के सारे सजेशन हम लोग शासन को भी। तो वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से अतिक्रमण रोकने और शहर के सौंदर्यकरण के लिए नई शुरुआत की गई है। प्राधिकरण की ओर से फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग, बास्केटबॉल और बैडमिंटन के मैदान डेवलप किए जाएंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने शंकराचार्य चौक पर निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया। अंशुल सिंह ने कहा कि हरिद्वार में फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग और खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। पहले चरण में शंकराचार्य चौक पर फ्लाईओवर के नीचे ही बैडमिंटन, बास्केटबॉल और पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है। हम ब्लैंक स्पेसेस सोच रहे हैं, डार्क स्पेसेस जहां अतिक्रमण हो जाता है या फिर गंदगी फैलती है, उनको हम स्पोर्ट जोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल की खेलने की व्यवस्था, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंग, एक पार्किंग और 2 पार्क आ जाएं। पार्किंग में 10 के करीब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी और 40 से 50 हमारे 2 व्हीलर्स खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग खेलने आएंगे इंटरनली मूवमेंट होगा उनका, ताकि वो लोग को कोई ट्रैफिक से कुछ प्रॉब्लम ना हो और सेफ्टी भी रहे बच्चों की जो खेलने आ रहे हैं। तो ऐसी सुविधा हमें मिलेगी तो बच्चे रात को भी यहाँ खेल सकते हैं, टूर्नामेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक माहौल अच्छा बनेगा, बच्चों को खेलने को मिलेगा। एंड मैं आज हम लोग ये भी आपको बताना चाहते हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट्स हम भूपत वाला जो हमारा लंबा वाला फ्लाईओवर है उसमें लेकर आ रहे हैं। उसमें हम पार्क और पार्किंग लेकर आएंगे। एक अर्बन फॉरेस्ट का कंसेप्ट है, तो वहाँ जैसे हम यहाँ 2 पार्क ला रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि लंबी स्ट्रेच में 1 किलोमीटर की स्ट्रेच में एक पार्क बनाएंगे जिसमें लोग के बैठने का, घूमने का कैफेटेरिया बना दिया। तो एक अच्छा हरिद्वार की जनता को एक मिलेगा, ये सौगात मिलेगी। उधर हरिद्वार में भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन सांसद एवं राष्ट्रीय सह प्रभारी विश्वकर्मा योजना उत्तराखंड लॉकेट चैटर्जी ने किया। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार भी शामिल हुए। सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के लिए भारत सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ ऑलरेडी पूरा देश भर में हो चुका है और सेकेंड फेज ऑलरेडी चालू हो गया है। इसके विषय पर हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है। बहुत सारा लोग पूरा देश में ऑलरेडी जुड़ गया है और फ्यूचर में भी जुड़ेंगे। यहाँ पे 5,500 से अधिक उत्तराखंड वासी 5,500 के अधिक लोग जुड़ गए हैं इस विश्वकर्मा योजना स्कीम के। 18 प्रकार का बहुत सारा लोग हैं जो लोग बहुत सारा काम पे जुड़े हुए हैं। उसके लिए गरीबों के लिए ये 1 लाख से 3 लाख रुपए का लोन ये स्कीम में मिल रहा है।
संगठन के सांसदों का जिस कोविड 19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और एडवाइजरी इस संबंध में जारी की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने एडवाइजरी जारी कर राज्य के सभी अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1 उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं CMO को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए। ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है।